हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने हमारे पिछले लेक्चर टॉर्क इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर को अच्छी तरीके से देखा होगा। अगर आप उसको अच्छी तरीके से देखे होंगे तो आप टॉर्क इक्वेशन को आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो इसमें हम पढ़ेंगे बैक ईएमएफ क्या होता है और साथ ही साथ रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन बैक ईएमएफ, फील्ड फ्लक्स और मोटर स्पीड। ये तीनों के बीच में हम रिलेशन देखेंगे। तो चलिए इस सेशन को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बैक ईएमएफ क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, मोटर के केस में हम इनपुट में वोल्टेज अप्लाई करते हैं और उस वोल्टेज के कारण वह जो मोटर का आर्मेचर होता है वो रोटेट करता है। आप यह भी जानते हैं कि आर्मेचर में ही कंडक्टर प्लेस होता है। जब एक रोटेटिंग आर्मेचर का जो कंडक्टर होता है वो कट करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को, तब उस कंडीशन में वह जो आर्मेचर होता है उस पर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसको कि हम बैक ईएमएफ कहते हैं या उसको हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं। जो वहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं या मोटर के केस में बैक ईएमएफ कहते हैं। इसको बैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो नेचर होता है वो अप्लाइड वोल्टेज के अपोज करने का होता है, अपोजिंग नेचर का होता है, इसीलिए इसको हम बैक ईएमएफ कहते हैं। और साथ ही साथ इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ईबी से। और भी कुछ पॉइंट है जिसको कि हम लिस्ट किए हैं, यहाँ पर बनाए हुए हैं, उसमें देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट है। तो देखिए क्या कर रहा है कि व्हेन द मोटर आर्मेचर रोटेट, जब मोटर का आर्मेचर रोटेट करता है तब देन आर्मेचर कंडक्टर कट द मैग्नेटिक फ्लक्स, तब उस कंडीशन में आर्मेचर का जो कंडक्टर होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है ड्यू टू दिस, जिसके कारण एन ईएमएफ इंड्यूस, तब वहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है इन आर्मेचर कंडक्टर, आर्मेचर कंडक्टर में। दिस इंड्यूस ईएमएफ अपोजेज द सप्लाई वोल्टेज, यह जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वह वोल्टेज को अपोज करता है, सप्लाई वोल्टेज को, जिसके कारण कि इसको हम बैक ईएमएफ कहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बैक ईएमएफ, इसीलिए इसको हम बैक ईएमएफ कहते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ईबी से। और साथ ही साथ कह रहा है कि सिंस बैक ईएमएफ जनरेट इन सेम वे एज इन जनरेटर, जैसे कि जनरेटर के केस में ईएमएफ इंड्यूस होता है उसी तरह या जनरेट होता है, उसी तरह मोटर के केस में बैक ईएमएफ जनरेट होता है। उसके बाद कह रहा है कि हेंस द एक्सप्रेशन ऑफ बैक ईएमएफ इन द मोटर इज सेम एज एक्सप्रेशन ऑफ जनरेटेड ईएमएफ इन जनरेटर एंड इज गिवन बाय। देखिए क्या कर रहा है कि जब दोनों का सेम ही है ईएमएफ, मोटर और जनरेटर का जो ईएमएफ है दोनों का ही सेम ही है, तो उस कंडीशन में इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो यहाँ पर देखिए दिखाया गया है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे ईबी इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं वहाँ पर ईजी लिखते थे, जनरेटर के केस में ईजी लिखते थे, लेकिन यहाँ पर हम बैक ईएमएफ है तो ईबी लिखेंगे पी फाई जेडन अपॉन 60A। अब देखिए एक बात और भी बताए थे कि इसमें कांस्टेंट क्या क्या है, पी कांस्टेंट है, जेड कांस्टेंट है और क्या कांस्टेंट है, और 60A कांस्टेंट है। यहाँ पर फाई और एन तो रोटेशन और फ्लक्स दोनों जो है वो कांस्टेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में पी जेड अपॉन 60A को, यह जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को हम के मान ले, तब क्या होगा उस कंडीशन में ईबी जो होगा वह इक्वल होगा किसका, के फाई एन के। तो यह जो होगा वो किसका प्रोपोर्शनल होगा, के फाई एन के। तो यहाँ पर ये हो गया। अब जो था यही जो बैक ईएमएफ का जो रिप्रेजेंटेशन था वो यही था। अब देखिए इसका नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसी में। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ EQUATION, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोटर। और यहाँ पर जो हम रिप्रेजेंट किए हैं ये सब जो सारा यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये सब जो है वो आर्मेचर का सर्किट डायग्राम है। तो इसको आर्मेचर के सर्किट डायग्राम को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला काम है वो हमको है कि इसमें फंडामेंटल इक्वेशन जो मोटर का है उसको हमको
कैसे लिखेंगे उसको देखना है कि सबसे पहले हम इसको लिखेंगे कैसे। तो इतना हम जानते हैं कि आप लोग थर्ड सेम में नेटवर्क पढ़े होंगे और केवीएल अप्लाई करने आप लोग को आता होगा। तब उस कंडीशन में हम यहाँ पर इस सर्किट के थ्रू हम इसमें केवीएल अप्लाई करके जो फंडामेंटल इक्वेशन मोटर का है उसको हम लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम एक डायरेक्शन लेना होगा। तो हम मान लेते हैं कि हम रोटेट जो कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले हम कि अप्लाई केवीएल इन गिवन सर्किट। तब देखिए क्या होगा। सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हम रोटेट कर रहे हैं तो सबसे पहले भी मिल रहा है। भी का पहला साइन क्या है, पॉजिटिव, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम भी। उसके बाद देखिए यहाँ से रोटेट किए तो सबसे पहले ईबी का साइन हमें क्या मिला, निगेटिव, यहाँ लिखेंगे निगेटिव में ईबी। अब उसके बाद जो हम रोटेट कर रहे हैं उसका डायरेक्शन ये है, लेकिन करंट का डायरेक्शन ये है, मतलब अपोजिट नेचर का है। तब उस कंडीशन में यहाँ पर जो होगा वो होगा IA इंटू RA, और यह इक्वल होगा किसके, 0 के। तब अब देखिए हम यहाँ पर से भी का वैल्यू निकाल सकते हैं। भी इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों को उस साइड भेज देंगे राइट साइड, तो यहाँ पर होगा EB प्लस में IA इंटू RA। तो इसको ही हम कहते हैं क्या, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोटर या मोटर इक्वेशन। अब देखिए हमारा इसी में अब नेक्स्ट हमारा जो है वो हमको पढ़ना है कि मोटर इफिशियंसी क्या होता है। तो देखिए मोटर इफिशियंसी कुछ नहीं, एफिशिएंसी क्या होता है, रेशियो होता है आउटपुट बाय इनपुट का। तो सिंपली यहाँ पर इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि यह एक रेशियो है आर्मेचर के मैकेनिकल पावर और उसके बटे में आर्मेचर के इलेक्ट्रिकल पावर का। तो देखिए वही यहाँ पर लिखा गया है, द रेशियो ऑफ मैकेनिकल पावर डेवलप, मतलब कि मैकेनिकल पावर डेवलप जो होता है मोटर आर्मेचर में टू द इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट टू द मोटर आर्मेचर, आर्मेचर के इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट में जो हम देते हैं उसका जो रेशियो होता है उसको हम मोटर इफिशियंसी कहते हैं। तब इस कंडीशन में यहाँ पर मोटर इफिशियंसी को हम क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे मोटर इफिशियंसी इसको हम इक्वल टू लिखेंगे मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन मोटर आर्मेचर अब आप लोग समझ लीजिएगा, टू द क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट टू मोटर आर्मेचर। इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं कि मैकेनिकल पावर जो होता है वो क्या होता है, तो आर्मेचर के इंटरनल पार्ट जो होता है, अंदर में जो होता है वो क्या होता है, EB बैक EMF इंटू IA, मतलब कि बैक EMF इंटू उसमें जो आर्मेचर करंट है वो पावर का यही फार्मूला होता है। और साथ ही साथ हम इलेक्ट्रिकल इनपुट में हम क्या देते हैं, तो भी देते हैं इंटू IA देते हैं, तो यही हुआ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि EB जो है, यहाँ पर EB जो है वो क्या है, वो है मैकेनिकल पावर, यह जो है वो मैकेनिकल पावर
डेवलप्ड इन मोटर आर्मेचर आप समझ लीजिएगा, पूरा हमने लिखते हैं। यहाँ पर से EBIA जो है, EB सिर्फ नहीं, EBIA यहाँ पर यह जो है EBIA का वैल्यू ये है, और VIA जो है यहाँ पर जो VIA है वह है इलेक्ट्रिकल पावर पेन टाइम फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट टू मोटर आर्मेचर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मोटर एफिशिएंसी समझ चुके होंगे। इसमें एक पॉइंट और आप नोट करके लिख लीजिए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मैक्सिमम इफिशिएंसी, मोटर का जो मैक्सिमम इफिशिएंसी होने के लिए ईबी का जो वैल्यू होना चाहिए वो अप्लाइड वोल्टेज के हाफ होना चाहिए। मैक्सिमम मोटर इफिशिएंसी हिंदी में ही लिख देते हैं के लिए ईबी जो होना चाहिए वो वोल्टेज का हाफ होना चाहिए। तो ये आपका जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको आप लोग VVI लिख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये आप लोग सीख गए होंगे। तब इसमें और एक पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए, यह जो है इक्वल टू, अगर यहाँ पर हम IA काट देंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, EB इंटू EB अपॉन V। तो इसको ये भी कर सकते हैं, एफिशिएंसी का जो एफिशिएंसी, मोटर का एफिशिएंसी जो होता है वो EB अपॉन V होता है। मतलब यह रेशियो होता है किसका, बैक EMF का और अप्लाइड वोल्टेज का। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट और सबसे लास्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन बैक EMF एंड फील्ड फ्लक्स। बैक EMF और फील्ड फ्लक्स और मोटर स्पीड के बीच का जो रिलेशन है उसको देखना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते क्या हैं, यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से देखिए कि EB इक्वल टू क्या पढ़े हैं, P फाई ZN अपॉन में 60A। यहाँ से इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि EB इक्वल टू K फाई N, क्योंकि K जो था वो क्या था, P Z अपॉन में 60A था, यही तो इसका वैल्यू था। तो अब देखिए इस कंडीशन में क्या है कि हम अब इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं कि N, या टोटल लिख दीजिए, K फाई N इक्वल्स टू EB होगा। अब देखिए N को हम इधर रख लेते हैं, तब यहाँ पर क्या होगा, EB अपॉन में फाई, इधर K है तो K को आप इधर रखे चाहे इधर रखे कोई बात नहीं, K तो कांस्टेंट है। तब उस कंडीशन में यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि N जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है EB अपॉन में फाई के। तो यह जो हुआ हमारा वह सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ये हो गया। अब हम लोग क्या जानते हैं, अब जनरली हम लोग जानते हैं कि चूँकि V इक्वल टू पीछे निकाले थे कि EB प्लस में IA RA था, तो यहाँ से हम EB इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, EB इक्वल टू V माइनस में IA RA। तब इस कंडीशन में N जो हम निकाले हैं, यहाँ पर देखिए इस N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB का वैल्यू रख दीजिए तो क्या होगा, V माइनस में IA इंटू RA।
अपॉन में 5। तो यह जो हमारा निकला वह सेकेंड स्टेटमेंट या सेकेंड पॉइंट निकला। रुकिए, इसको दूसरा कलर से हम कर देते हैं। यह जो हमारा हुआ वह हुआ, देखिए सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो यहीं पर हमारा यह जो लेक्चर है वह एंड होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा सेशन। अगर सेशन अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को फॉरवर्ड करिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।